जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों, यूटेरिया का वॉल्यूम 2 चल रहा है टेस्ट सीरीज, जिसका कि आज सेट नंबर 13 है। सेट नंबर 1 से लेकर 12 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का सोल्यूशन है दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। एक बार जरूर देखिए आप वीडियो, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, तो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे एक निवेदन है कि एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन की तरह है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और इन सभी सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको बहुत सारे किताब का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 13 की ओर। मेरे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में कहां से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर होगा मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी। मेहरगढ़ की बात करते हैं दोस्तों, तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। यहाँ से घोड़ा, गधा, खच्चर, ठीक है, मालवाहक का प्रमाण मिला है। ठीक है, अभी वर्तमान में मेहरगढ़ की बात करते हैं तो यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है, आप जानते होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ जो है प्रमाण देखते हैं, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजों प्रमाण मिला है, थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। ठीक है, जैसे में गोदीबाड़ा का साक्ष्य लोथल से मिला है। ठीक है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य जो है लोथल से मिला है। ठीक है, मनके बनाने की कारखाना, इसका प्रमाण जो है चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है, कच्चे ईंटों का मकान का साक्ष्य जो है कोट दीजी से मिला है। ठीक है, मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? तो बुर्ज होम से मिला है। मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य बुर्ज होम से मिला है। तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको बता दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, ठीक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न जो है सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर है। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक हो जाएगा कौन? महावीर जो है वास्तविक संस्थापक है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर है। ये तो हुआ त्रिरत्न जो हुआ सो दोस्तों जैन धर्म में। अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध धर्म में आता है बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? राइट आंसर होगा हड़प्पा। ठीक है, हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं दोस्तों, हड़प्पा की बात कर रहे हैं तो यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में इसका उत्खननकर्ता जो कि 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं दोस्तों तो इसका उत्खनन जो है 1922 में हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो है 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा जो है इसका खोज करता हुआ था। ठीक है, खोज किया गया था। अगर हम धौलावीरा की बात करते हैं तो धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है। ठीक है, और इसका जो है खोज करता है जेपी जोशी। रोपड़ की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में पंजाब में अवस्थित है। ठीक है, और इसका खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा इसका खोज करता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? राइट आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना या फिर पास बैठना। मूल रूप से उपनिषद की संख्या जो है कितना है? 108 है। ठीक है,
तो ये सभी याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। निम्नलिखित में कौन से कथन महावीर के बारे में सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा सही नहीं है? कहता उन्होंने पहली बार नालंदा के 5 पहाड़ियों में धर्म प्रचार किया था। ये राइट आंसर इसका है, सही है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था। ये भी सत्य है। जैन धर्म में सभी 5 सिद्धांत जो है महावीर के द्वारा दिए गए थे। ये गलत है दोस्तों, 5 सिद्धांत नहीं दिया गया था, केवल 5वां सिद्धांत जो है महावीर के द्वारा दिया गया था। अच्छा, ये 5वां सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो 5वां सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। ठीक है। तो यह जो है केवल महावीर के द्वारा दिया गया था। बाकी जो बच गया 4 सिद्धांत, 4 सिद्धांत कौन सा है? तो 4 सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, ठीक है, आस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है। ये जो है 4 सिद्धांत है और ये सभी जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और 5वां सिद्धांत जो है, जो कि महावीर ने दिया था, ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के वर्णन किस अभिलेख में है? तो ग्राम प्रशासन का वर्णन उत्तर मेरूर शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, उत्तर मेरूर शिलालेख में। अगर चोल वंश की बात करते हैं दोस्तों, तो चोल वंश की स्थापना जो है विद्यालय ने किया था, विद्यालय के द्वारा किया गया था। और इसका राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो राजधानी तंजौर है। बताइएगा दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा राज प्रथम ने, जो कि चोल वंश से संबंधित है। गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ठीक है, राजेंद्र प्रथम, जो कि चोल वंश के एक महान शासक हुआ करते थे चोल वंश के। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी कोसाम्बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। डी कोसाम्बी ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण जो है मुख्य रूप से आर्थिक संकट बताया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 में मंच से जो है स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा। अच्छा, दादा भाई नौरोजी के थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों। तो इन्होंने कांग्रेस के 3 अधिवेशन कौन कौन है? एक 1886 का अधिवेशन, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। एक है दोस्तों 1893 के लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और एक अभी जो देखे हैं दोस्तों 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। इन तीनों का जो अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि जो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन था, आप जानते होंगे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था दोस्तों, दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9 की ओर। 1918 में माउंट फोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर, चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था। तो जिन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन का गठन किया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? बता सकते हैं। तो 1905 में हुआ था और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, ठीक है। स्वराज पार्टी की बात करते हैं, इसका स्थापना 1923 में हुआ था और CR दास, मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका स्थापना हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ था A.O. ह्यूम के द्वारा। A.O. ह्यूम ने इसका संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 10 की ओर। निम्न में से कौन से जो है सामाजिक सुधार विलियम बैटिक ने प्रारंभ किए थे? बताइएगा। तो सती प्रथा का उन्मूलन, जो कि 1829 में हुआ था, ठीक है। ये जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। राजा
सॉरी दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। ठीक है। दास प्रथा का उन्मूलन जो कि 1833 में किया था। ठीक है। और दास प्रथा को ये विलियम बेंटिक रोक लगाया था। ठीक है, मुख्य रूप से रोक लगाया था है ना। और इसका पूर्णतः समाप्ति जो है, पूर्णतः समाप्ति लॉर्ड एलन ब्रो के समय में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड एलन ब्रो के समय में जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, मतलब कि खत्म कर दिया गया था इसको, दास प्रथा को। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ये जो है विलियम बेंटिक ने नहीं किया था। ठीक है। और ठगों के संबंधित गिरोह का दमन, ठगों से संबंधित गिरोह का दमन जो है ये भी जो है विलियम बेंटिक के द्वारा ही किया गया था। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 11 की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो हजारीबाग जेल से फरार हुआ था जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने जो है 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को जो है अपने 5 सहयोगी के साथ जो है सेंट्रल जेल की दीवार से कूद करके भाग गया था। कब? दिवाली के रात में। ठीक ने। और इसके बाद जब भाग गया था दोस्तों तो यह नेपाल की तराई में छुप गया था। नेपाल की तराई में छुप गया था। वहीं पर एक पार्टी गठन किया था, आजाद दास्ता पार्टी। ठीक है, आजाद दास्ता पार्टी का गठन किया था। क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आजाद दास्ता पार्टी का गठन किया था। अच्छा, इनको जो है भारत रत्न भी मिला है दोस्तों। कब मिला है बता सकते हैं? 1999 में मिला है, मरणोपरांत जो इसको भारत रत्न मिला है। इन्होंने कुछ पार्टी गठन भी किया था दोस्तों, जैसे मैं अभी तो एक बताएं दोस्तों, आजाद दास्ता पार्टी। और इन्होंने जो है इनको लोकनायक की उपाधि भी दिया गया था, और संपूर्ण क्रांति का नारा भी जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नारा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा जो है विधि निर्माण की शक्ति अधिनियम सपरिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम से 1853 के अधिनियम से गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि किया गया था। ठीक है, 6 नए सदस्य की वृद्धि हुआ था। 1858 के अधिनियम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था। 1861 के अधिनियम से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 13 की ओर। ठीक है, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताइएगा। तो 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के उत्तरी जिले में आंदोलन शुरू हुआ था, ये गलत है दोस्तों। एका आंदोलन की शुरुआत जो है 1921 में ना होकर के 1921 में हुआ था। ठीक है, तो 1921 में शुरू हुआ था संयुक्त प्रांत के उत्तरी जिलों में। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुआ था, ये सही है। मदारी पासी एक आंदोलन के नेताओं में से एक था, ये भी सही है। मार्च 1922 तक अधिकारी के द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन को समाप्त हो गया, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 14 की ओर चलते हैं। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है बताइएगा? नामचा बरवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, बृहत हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी कौन है दोस्तों? तो नंगा पर्वत है। ठीक है, बृहत हिमालय के सबसे पश्चिमी चोटी पूछे तो नंगा पर्वत हो जाएगा। और गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी, एक है जयंतिया पहाड़ी, ये सभी कहाँ है दोस्तों? मेघालय में स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया ये सभी कहाँ है? मेघालय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 15 की ओर। कैगा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। तो मंगलोर के निकट यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है, ये बिल्कुल सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में एक नया औद्योगिक केंद्र है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, कैगा जो है कर्नाटक में, ना कि तमिलनाडु में नहीं है, कर्नाटक में स्थित है कैगा। ठीक है, महाराष्ट्र में यह है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए जाना जाता है, गलत हो दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा है दोस्तों कैगा कर्नाटक में अवस्थित है ना। तो ये नंबर जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 16 की ओर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता था? तो महाविभाजक वर्ष जो है 1921 को कहलाता था।
1921 को कहलाने कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि 1911 से 21 के दशक में महामारी और विभिन्न कारणों से देश की जनसंख्या में 0.39% की कमी आ गया था, निगेटिव आ गया था। इसीलिए इसे जो है महाविभाजक वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर लघु विभाजक वर्ष की बात करें तो 1951 को कहते हैं लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष 1951 को। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य का न्यूनतम है? तो आप जानते हैं हमारा राज्य बिहार का। ठीक है, बिहार का साक्षरता जो है सबसे न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 18 की ओर कि रेट कोरोना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कहता यह सूर्य के वायुमंडल के तीसरी परत के रूप में जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है, गलत है दोस्तों। ये चंद्र ग्रहण ना होकर के क्या हो जाएगा, ये सूर्य ग्रहण के दौरान, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और एक्स उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, ये भी सत्य है। तो 1 और 3 सत्य है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो किरीट और कोरोना जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, एल नीनो एक जटिल मौसमी तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि साथ साथ कौन सा प्रमुख परिणाम होते हैं? तो देखिएगा दोस्तों कौन कौन सा परिणाम होते हैं। तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, ये सत्य है। समुद्री जल का वाष्पन में अनियमितता, ये भी सत्य है। प्लावक की मात्रा में कमी, ये भी सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 20 की ओर। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। लगा दिए दोस्तों। तो पहला हो जाएगा लाइकेन, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास, आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन और पर्णपाती वन, यानी 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत किया गया है, उपाधि का अंत। इसी के तहत जो है भारत रत्न भी मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 18 के तहत ही। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, दोष सिद्धि का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अगर अनुच्छेद 21 की बात करते हैं दोस्तों, तो अनुच्छेद 21 में क्या है दोस्तों? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 की बात करें दोस्तों, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण, और निरोध का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 तो आप जानते हैं दोस्तों, इसमें जो है बलात् श्रम का उल्लेख किया गया है। बलात् श्रम का उल्लेख मतलब जबरदस्ती काम करवाना, बंधुआ मजदूर ने काम नहीं करवा सकते। ठीक है, और अनुच्छेद 24 भी जानते होंगे, बाल श्रम का उल्लेख किया गया है। बाल श्रम कहने का मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम काम नहीं करवा सकते हैं, ये हो गया बाल श्रम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 22 की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर दे दिए ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, और इसी के तहत जो है प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। और 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इसी के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल करके विधिक अधिकार श्रेणी में डाल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 23 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यह जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से नहीं लिया गया है। अच्छा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों कौन कौन चीज जो है कहाँ से लिया गया है। जैसे में ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार लिया गया है।
ठीक है। संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और अगर हम कनाडा की बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, मजबूत केंद्र के साथ, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, ठीक है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी जो है कनाडा से ही लिया गया है। और अगर अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं दोस्तों, तो इसके तहत जो है मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चले। कतरिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिएगा, उचित स्थान उचित शब्द के आधार पर मतलब अति कीजिए। भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद जो है कहां से कहां तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों की प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्ति आदि के बारे में वर्णन किया गया है या फिर उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक, अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक राज्य के विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों की विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 की ओर। निम्नलिखित में किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ऑप्शन नंबर डी, इसको जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय मूल अधिकारों की रक्षा करने का उपचार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 26। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद उपलब्ध नहीं हो, खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति किससे नियुक्त किया जाएगा, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो इसके जगह पर उपराष्ट्रपति आएगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद भी रिक्त हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वही जो है इसका पद संभालेगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति को नियुक्त भी यही करेगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 27 की ओर। सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन कहां से दी जाती है? सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय दोस्तों, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन कहां से मिलता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन जो है राज्य में दोस्तों भारत के संचित निधि से मिलता है, ठीक है, भारत के संचित निधि से। अच्छा, संचित निधि का वर्णन जो है, भारत के संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 में किया गया है और 267 में आकस्मिकता निधि का वर्णन किया गया है। संचित निधि से धन निकालने का अधिकार जो है केवल संसद के पास होता है, ठीक है, संसद जो है इसको धन निकाल सकता है, धन निकालने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंध कुछ राज्यों में जनजाति मंत्रियों के अनिवार्य नियुक्ति से है, कब पारित किया गया था? तो पारित किया गया था 2008 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण वित्त मंत्रालय को है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय को। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आर.एन. मल्होत्रा कमेटी का संबंध जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है, बीमा क्षेत्र में, ठीक है। अगर हम केलकर समिति की बात करते हैं दोस्तों, केलकर समिति और चलैया समिति, केलकर समिति, चलैया समिति, तो ये सभी का संबंध जो है कर सुधार से है, कर संरचना में सुधार से है, दोनों का संबंध, ठीक है। अगर हम तेंदुलकर समिति की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तेंदुलकर समिति, तो इसका संबंध जो है गरीबी रेखा के आकलन से है, गरीबी रेखा के आकलन से, गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। नाचिकेत मोर समिति, नाम सुने होंगे दोस्तों, नाचिकेत मोर समिति, नाचिकेत मोर समिति का संबंध वित्तीय समावेशन से है, ठीक है, वित्तीय समावेशन से, वित्तीय समावेशन से है, ठीक है। एक और है दोस्तों उर्जित पटेल समिति, उर्जित
पटेल समिति, इसका संबंध किससे है दोस्तों? मौद्रिक नीति से है, मौद्रिक नीति से है। तो याद रखिएगा, केलकर समिति और चलैया समिति कर सुधार से है, तेंदुलकर समिति गरीबी क्षेत्र के गरीबी रेखा के आकलन से है, और नाचिकेत मोर समिति वित्तीय समावेशन से, उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति से। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आते हैं। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध निम्नलिखित में किससे है? तो संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध बिक्री कर से है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अर्थशास्त्र में वस्तुएं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, ठीक है। कथा भोजन और कपड़े जैसी वस्तुएं, प्रक्रिया जैसी सेवाएं जिसका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है, पूंजीगत सामान कहलाते हैं। ये भी गलत है दोस्तों, ठीक है, गलत दिया हुआ है। वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है, जिसका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में किया जाता है, उपभोक्ता वस्तु कहलाती है, ये भी गलत है। तो ना ही एक और ना ही दो, दोनों के दोनों कथन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33। किस नंबर सिस्टम का आधार 10 होता है? तो डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? 10। अच्छा, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार 2 होता है, आप जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि बाइनरी का हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या। द्विआधारी मतलब जिसका आधार क्या है? 2 है, ठीक है। अच्छा, बाइनरी संख्या में कौन कौन सा अंक आते हैं? एक 0 आते हैं और एक 1 आते हैं, ठीक है। 0 और 1 ये बाइनरी अंक है, लेकिन आधार क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 34। MS वर्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के भीतर टैब दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले पर चला जाता है। किस पर जाता है? तो अगले सेल पर जाता है, ठीक है। कर्सर टेबल के अगले सेल पर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। मेहंदी निम्नलिखित में किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो मेहंदी जो है राजस्थान की लोक कला है। अच्छा, एक तो मेहंदी हो दोस्तों, एक है मांडना। मेहंदी और मांडना दोनों जो है राजस्थान का लोक कला है। अगर हम झारखंड की बात करें दोस्तों, तो झारखंड में है कोहबर कला जो है झारखंड का है, ठीक है। और अगर बिहार की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहार में क्या है? अहपन कला बिहार का है। और महाराष्ट्र में हो जाएगा रंगोली कहाँ के है? महाराष्ट्र का है रंगोली, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, ठीक है। अगर हम 21 सितंबर की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? विश्व शांति दिवस हो जाएगा, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण दिवस, ठीक है। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर को, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 26 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, मोसाद जो है इजराइल का, यानी इजराइल की गुप्तचर संस्था का नाम मोसाद है, ये सही है। ईरान का सबाक दिया हुआ, ये सही है दोस्तों। ईरान का सबाक ये बिल्कुल सही है। ईरान की गुप्तचर संस्था का नाम क्या? सबान है। और अल मुखबरात जो है मिस्र का है, गलत है दोस्तों। अल मुखबरात जो है मिस्र का ना होकर के इराक का है। अल मुखबरात इराक का संस्था है। अल मुखबरात जो है इराक के संस्था है, ठीक है। और इसी संबंधित एक और है दोस्तों, मुखबरात। एक होता है मुखबरात कहाँ का है दोस्तों? तो ये मिस्र का है। मुखबरात मिस्र का, और अल मुखबरात जो है इराक की संस्था है, ठीक है। और जापान की कौन सा संस्था है? नाइचो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए, अल मुखबरात जो है इराक का है और मुखबरात मिस्र का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 38 की ओर। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है चंदेल राजाओं के द्वारा जो है इसको निर्मित करवाया गया था, ठीक है। चंदेल राजाओं के द्वारा। बताइएगा दोस्तों, एलोरा के गुफा का निर्माण, एलोरा के गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा के गुफा का निर्माण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 39 की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मतलब गठन कब हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ था? राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1969 को गठन हुआ था। किसके द्वारा? तो विक्रम साराभाई इसके जनक है, ठीक है, विक्रम साराभाई। अच्छा, इसी में एक आता है दोस्तों अंतरिक्ष विभाग, बता सकते हैं? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था।
तो इसरो की स्थापना 1969 में और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन है? कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार में अवस्थित है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? रणथंभौर राजस्थान में है। रणथंभौर राजस्थान में। सोमेश्वर अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। सोमेश्वर जो है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागार्जुन जो है भारत के सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 की ओर। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो 2026-27 में जो है 2026-27 में 53,47,315 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया था। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों लगातार लगातार जो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री कौन बने हैं? तो सबसे अधिक बार पेश किया है निर्मला सीतारमण में। ठीक है, सबसे अधिक बार, ये रिकॉर्ड इसके नाम हो गया है। ठीक है, कितना बार पेश किया दोस्तों? तो लगातार 9वां बार पेश किया है बजट 2026-27 के लगा करके। अगर केवल सबसे अधिक पूछे दोस्तों, केवल सबसे अधिक बार पूछे दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा बता सकते हैं? मोरारजी देसाई। ये टोटल जो है 10 बार, मतलब 10 बार जो है बजट पेश किया था। तो इसमें 2 क्वेश्चन आ रहा है, लगातार पूछे, लगातार सबसे अधिक है तो निर्मला सीतारमण, और केवल सबसे अधिक बार पूछे तो मोरारजी देसाई 10 बार किया था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सबसे समृद्ध तथा सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे समृद्ध तथा सबसे गरीब जिला के रूप में पटना हो जाएगा और एक शिवहर। सबसे समृद्ध पटना और सबसे गरीब शिवहर जिला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो दूसरा जो है बन गया है दोस्तों चंडीगढ़। ठीक है, दूसरा कौन बन गया? चंडीगढ़ बन गया है। और पहला पूर्ण साक्षर कौन बना? तो पहला में अगर फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट जो है केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख बन जाएगा। लद्दाख जो है पहला पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बना है और दूसरा में चंडीगढ़ बना है। ठीक है, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है दोस्तों? तो टोटल 8 है। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 की ओर। बालेंद्र शाह निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो बालेंद्र शाह जो है नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इनका जो नियुक्ति हुआ था कब हुआ था? 30 मार्च 2026 को नियुक्त हुआ था। ठीक है, बालेंद्र शाह। अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ का प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। ठीक है, मॉरिशस की बात करते हैं दोस्तों तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हो जाएगा राम गुलाम मॉरिशस के। और मलेशिया के प्रधानमंत्री दोस्तों अनवर बिन इब्राहिम, ये जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 45 की ओर। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में हुआ था। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन दुबई में। बायो एशिया समिट 2026 का आयोजन हैदराबाद भारत में हुआ था। ठीक है, ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ था भारत में। ब्लैक स्वान समिट 2026 का आयोजन भुवनेश्वर भारत में हुआ था। 62वां म्यूनिख सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। म्यूनिख जर्मनी में। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? तो इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 का आयोजन राजस्थान में लॉन्च किया है। ठीक है, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 47, महिलाओं के रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू किया गया है? बताइएगा दोस्तों। तो निर्भया निशा पहल का शुरुआत केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है रात 9 बजे से लेकर के जो है मतलब मॉर्निंग में 5 बजे तक, यानी 9 to 5 रात में। ठीक है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, तत्काल सहायता प्रदान करना, इसका उद्देश्य है निर्भया निशा पहल का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 48 की ओर।
वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश 2025 के अनुसार जो है पाकिस्तान है, ठीक है। अगर हम भारत की बात करते हो तो भारत का नंबर जो है छठा नंबर पर है, 6th नंबर पर, छठा। बताइएगा दोस्तों, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश का लोनी शहर। उत्तर प्रदेश का लोनी शहर जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। अब विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बना है दोस्तों? तो आप जानते होंगे भारत की राजधानी दिल्ली, ठीक है। लगातार आठवां बार जो है विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी में नामांकन हुआ है। तो शहर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश का लोनी, राजधानी पूछेगा तो दिल्ली। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 49 की ओर। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के रास्ते भारत आने वाला जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 50 की ओर। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीकी आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था? तो अमोघ ज्वाला को सफलतापूर्वक आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। इस अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी संचालित और नेटवर्क सक्षम युद्ध के माहौल में मशीनीकृत बलों के बहुक्षेत्रीय युद्ध क्षमताओं का प्रदर्शन करना, इसका अमोघ ज्वाला का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? तो उपकला कोशिका जो है आंख में, अग्नाशय में, फेफड़ा में, ये सभी में जो है उपकला कोशिका पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वयं प्रतिकृति के योग्य बनाता है? राइट आंसर होगा डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है पौधे के फूल के कली से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लौंग का लैटिन नाम क्या है दोस्तों? तो लौंग का लैटिन नाम है पीपर। लौंग का लैटिन नाम क्या है? पीपर है। यह एक मसाला की तरह काम करता है जिसमें कि औषधीय गुण भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 54। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, कौन सा है? केचुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केचुआ एक अकशेरुक जंतु है। क्वेश्चन नंबर 55। सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह ए बी है। ऑप्शन नंबर सी। ए बी को सार्वभौमिक रक्त स्वीकार समूह माना जाता है क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्या होता है? इसमें जो है कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। एक है दोस्तों ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या है दोस्तों? इसको सर्वदाता मानते हैं, सर्वदाता। इसमें कोई जो है एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। ओ निगेटिव में कोई एंटीजन नहीं होता, इसीलिए सर्वदाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर। ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में जाइमेज के द्वारा बदलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थिति होता है किसमें? तो केरोसिन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनना है, तो संवहनी पौधे कौन सा है दोस्तों? संवहनी पौधे फर्न हो जाएगा। फर्न क्या है दोस्तों? एक संवहनी पौधा है, ठीक है। संवहनी पौधे में जल एवं खनिज को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए उत्तक होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत फर्न आते हैं साइकस, पाइनस, फर्न, साइकस, पाइनस, कैक्टस, ठीक है, मार्सेलिया, ये सभी जो है संवहनी पौधे का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कहता रेटिनॉल से जीरोप्लेथीमिया होता है, बिल्कुल सही है। रेटिनॉल जिसे विटामिन ए भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके कमी से जीरोप्लेथीमिया या फिर रतौंधी नामक रोग होता है, रतौंधी। टोकोफेरॉल बेरी होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। टोकोफेरॉल से बेरी नहीं होता है। बेरी होता है विटामिन B1 से होता है, B1 से बेरीबेल होता है, जिसे थाइमिन के नाम से जानते हैं, थाइमिन, ठीक है। टोकोफेरॉल से क्या होता है दोस्तों? तो टोकोफेरॉल से नपुंसकता होता है, बांझपन, नपुंसकता या फिर बांझपन कह सकते हैं, गंजापन कह सकते हैं। ये टोकोफेरॉल से होता है जो कि विटामिन ई के कमी से होता है, विटामिन ई के कमी से होता है। साइनोकोब्लामिन जिसे विटामिन B12 कहते हैं, रक्तकाल्पता होता है, ये भी सत्य है, ठीक है। एर्गो कैल्सीफेरॉल इसके कारण रिकेटस होता है, ये भी
सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, बताइएगा दोस्तों। तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, जो कि थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है। थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है, इसमें आयोडीन मिली होती है। ठीक है, इसके कमी से जो है शरीर में घेघा या फिर ग्वाइटर नामक रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, घेघा, घेघा या फिर ग्वाइटर नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 61 की ओर। प्रकृति में पाए जाने सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में कौन सा खनिज होता है, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा हेलाइट, ऑप्शन नंबर ए हेलाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 की ओर। अल्फा कण के दो धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, बताइएगा दोस्तों। तो इसका दो धनावेश होते हैं, तो इसका द्रव्यमान जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होते हैं, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये गलत है। शीतलक के रूप में द्रव सोडियम के जगह पर जो है, द्रव सोडियम के जगह पर क्या होता है दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी D2O, जिसे भारी जल कहते हैं, शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट पेस्ट का एक अवयव है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव है, क्या यह सही है दोस्तों। ये जो है बिल्कुल सत्य है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है दंत पेस्ट का एक अवयव है। बोंदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और चूना होता है, ये गलत है दोस्तों। बोंदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तो होता है, उसके चूना के जगह पर होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तब बोंदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 64 की ओर। धातुओं के भौतिक गुणधर्म के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, बताइएगा दोस्तों। तो आघात वर्धनता धातु को पीटने पर उसके पतला होने का गुण है, ये भी सत्य है। तन्यता धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, ये भी सत्य है। ध्वनिक कठोर तत्वों से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण, ये भी सत्य है। अतः सभी के सभी क्या है, सत्य हो जाएगा। बताइएगा दोस्तों सबसे तन्य धातु कौन सा है, तो सबसे तन्य धातु हो जाएगा सोना, सबसे तन्य धातु सोना हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 की ओर। समस्थानिक C614 यानी कार्बन 14 का संबंध है। तो कार्बन 14 जो है जीवाश्म की आयु को निर्धारण करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइएगा दोस्तों पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा, यूरेनियम लैड डेटिंग विधि के द्वारा जो है इसका प्रयोग करते हैं, यानी पृथ्वी की आयु को निर्धारण में। ठीक है, कैंसर के निदान में बायोप्सी परीक्षण का प्रयोग करते हैं, कैंसर के निदान में बायोप्सी परीक्षण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 66 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करना है। कहता फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डी की वृद्धि में कमी हो जाती है, ये बिल्कुल सही है। फास्फोरस की जब कमी होगा तो हड्डी में वृद्धि की कमी होता है। BHT और BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक है, ये भी सत्य है। सोडियम मेटा का प्रयोग जैव स्क्वैश के परीक्षण में होता है, ये भी सत्य है। अतः राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं दोस्तों। यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का समभारिक होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं दोस्तों समभारिक मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें मतलब समभारिक मतलब प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या। तो कैल्शियम में प्रोटॉन 18 होते हैं और न्यूट्रॉन 22 होते हैं। देखिए दोनों को जोड़िएगा 18 + 22 इक्वल टू 40 हो रहा है ना। तो कैल्शियम में याद रखिएगा प्रोटॉन 18 और न्यूट्रॉन 22 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कार्बोक्सिल एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है। कार्बोक्सिल एसिड C2H5COOH कार्बोक्सिल एसिड का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 69, ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। कौन सा सही है दोस्तों, बताइएगा। कथा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, गलत है दोस्तों, ये तो ऊपर दिया हुआ है ना। जो सही है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की संख्या को घटाता है जबकि अपचयन ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाता है, ये भी सत्य है।
ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाता है, बढ़ाता नहीं है, घटाता है, जबकि अपचयन ऑक्सीजन की संख्या को घटाता है। यहाँ पर घटाना के स्थान पर बढ़ाना हो जाएगा। तो 1 और 3 जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 की ओर। विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है, ये गलत है दोस्तों। विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए जो है क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं, ना कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग पीने वाले जल के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में करते हैं, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 सत्य हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 71 की ओर। निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है, बताइएगा दोस्तों। तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के पीछे की ओर गति करना, ये भी है। नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, ये भी तृतीय गति नियम का उदाहरण है। सड़क पर चलना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तृतीय गति नियम तीनों के तीनों हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं दोस्तों न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो है बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। इसी को जो है जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो है बल का व्यंजक मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। और तृतीय नियम तो आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 की ओर। बर्नौली प्रमेय या बर्नौली प्रमेय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। कहता बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड़ित तरलों पर लागू होता है, यह सही है। द्रव के विक्षोभ प्रवाह में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन नहीं करता, बिल्कुल पालन करता है, नहीं के तो कोई जगह ही नहीं है। तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता है। तो 1 और 2 सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कहता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड ऊर्जा की कम खपत करते हैं, बिल्कुल सत्य है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड प्रदीप्ति नालिकाओं की तुलना में ऊर्जा की अधिक खपत करते हैं, गलत है दोस्तों। अधिक ना, कम खपत करते हैं, ठीक है, ये गलत हो गया। सनहत प्रदीप्ति लैंप प्रकाश उत्सर्जक डायोड से अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं, परंतु यह पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, गलत दोस्तों। ये जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो है अक्रिय गैस भरा होता है, इसीलिए पर्यावरण के प्रति खतरनाक है। तो केवल और केवल एक सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। माइक्रोवेव ओवन की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। कह रहा है माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। माइक्रोवेव ओवन में केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग ही लाभकारी होता है, ये भी सत्य है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन का भी उपयोग लाभकारी होता है, गलत दोस्तों। इसमें धातु के बर्तन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि जो है धातु के बर्तन का उपयोग करने से क्या होगा, विद्युत आवेश के कारण करंट लगने की संभावना होगा, इसीलिए इसमें उपयोग नहीं करते हैं। तो 1 और 2 जो है बिल्कुल सत्य हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। क्या करना है दोस्तों? कहता आसवन मिश्रित द्रव अवयव को पृथक करने की विधि है। आसवन मिश्रित द्रव जो है पृथक करने की विधि है, ये गलत है, पृथक करने की विधि नहीं है। यह जो है पृथक्करण की रासायनिक विधि है, पृथक्करण की रासायनिक विधि है, ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, केवल और 2 सही है। तो क्वेश्चन जो है जीके का सेक्शन जो है समाप्त हो गया है दोस्तों। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग मैथ रीजनिंग की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई प्लस में बाई स्क्वायर, इधर दिया हुआ एक्स क्यू माइनस बाई क्यू। तो एक्स क्यू माइनस बाई क्यू बराबर क्या होगा दोस्तों? एक्स माइनस बाई आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई प्लस में बाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोस्तों इसमें ए वाला टर्म जो है और ए वाला टर्म दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब एलसीएम ये तो होगा ही, और प्लस में जो बच रहा वो भी होता है। यानी कहने का मतलब इतना ही का जो एलसीएम जो है यही हो जाएगा, यानी एक्स क्यू माइनस बाई क्यू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर एचसीएफ निकाले कहता तो क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई प्लस में बाई स्क्वायर, इसका एचसीएफ कहता है। ये वाला क्या है? एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए?
क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, HCF निकालना है। एक्स स्क्वायर और माइनस में 9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों एक्स स्क्वायर और माइनस में 6x, एक सेकेंड दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 3 का स्क्वायर, यहाँ बैठ दे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, मतलब क्या होता है दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, a माइनस यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 3 या इंटू एक्स माइनस 3। HCF निकालना है दोस्तों, जो मिलेगा वही आंसर होगा। तो x माइनस 3 यहाँ मिल रहा है, x माइनस 3 यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, x माइनस 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जो मिलेगा वही होता है, दोनों में जो मैच करेगा, दोनों में जो कॉमन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, लॉग 2 बराबर 7, तो लॉग 80 का मान निकालना है दोस्तों। ठीक है, लॉग 80 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, लॉग 80 को हम लिख रहे हैं लॉग 2 के स्क्वायर, 2 का क्यूब और गुना में 10 कर दें, 2 का क्यूब गुना 8 और गुने 10, 80 हो गया। ठीक है, तो लॉग 2 का क्यूब, क्यूब को ये 3 ये वाला इधर चलाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 3 लॉग 2 इंटू में 10 हो जाएगा। ठीक है, लॉग 2 का मान दिया हो दोस्तों, लॉग 2 का मान 7, तो 3 गुने 7 अब इधर कितना हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि लॉग 10 के मान जो है 1 होता है। तो 7 या 21 है 1, 22, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लॉग 10 का मान 1 होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 79 की ओर, कहता है यदि 6 क्रमवार विषम संख्याओं का औसत 48 है तो न्यूनतम और अधिकतम संख्या के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बताएं दोस्तों कि औसत मतलब होता है बीच का संख्या। देखिए मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 है, अब इसका औसत निकालना है दोस्तों, तो ये बीच वाला संख्या मेरे पास कोई है नहीं दोस्तों, यानी बीच वाला 3 और 4 हो रहा है। ठीक है, बीच में नहीं हो रहा 3 और 4, तो 4 और 3, 4 3 7/2, मतलब जो है 3.5 इसका हो गया औसत। समझ गए बात है, 3.5 औसत है। तो यहाँ पर औसत दिया हुआ 48, इसको 2 से गुना कीजिए। क्यों 2 से गुना करना है, क्योंकि बीच में 2 संख्या आएगा। ठीक है, क्योंकि 6 संख्या दिया हुआ है, तो 48 दूना 96। अब 96 को तोड़ दिए दोस्तों 2 भाग में। ठीक है, तो 96 को हम तोड़ सकते हैं 48, यानी एक 47 तोड़ते हैं या एक 48 में तोड़ते हैं। देखिए तो इस तरह से 47 और एक 49 टूटेगा दोस्तों, 47 एक 49 टूटेगा। समझ गए बात को, है ना। ये 2 संख्या होगा, अब इससे आगे बढ़ा दीजिए, ये आपका एवरेज हो गया। और 49 के बाद आएगा 51, 51 के बाद 53 आएगा। इसके पीछे लेते हैं तो 47 के पहले क्या आएगा, 45 आ जाएगा, 45 के पहले 43 आ जाएगा। समझ गए, ये हमारे बीच का संख्या हो गया। तो 43 और यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों 43 और 51, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 10। तो अंतर ही पूछ रहा है, बड़ी संख्या यानी न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 10, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो समझिएगा दोस्तों, तो बनाने में बहुत ही आसान पड़ता है। कहता अफनान ने अंग्रेजी और इतिहास के प्राप्तांक का औसत 55 किया है। इंग्लिश प्लस में क्या है दोस्तों, हिस्ट्री, इंग्लिश प्लस हिस्ट्री का औसत दिया हुआ है 55। ठीक है, फिर उसमें अंग्रेजी और विज्ञान का औसत दिया हुआ है 65। अंग्रेजी और विज्ञान यानी अंग्रेजी प्लस में विज्ञान, साइंस हो जाएगा। ठीक है, SCI। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65। तो 65 औसत है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा ने। 55 औसत है, तो इसका योगफल कितना होगा दोस्तों, 110 हो जाएगा। समझ गए बात को, अब दोनों को घटा दें। ठीक है, यानी साइंस माइनस हिस्ट्री का मान कितना होगा, 130 माइनस 110 गया 20। समझ गए बात को दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिस्ट्री और इतिहास का प्राप्तांक के अंतर ही पूछ रहा था, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा, कहता 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया है। सरिता है दोस्तों, ये 50,000 निवेश किया है। ठीक है, कहता 6 महीना बाद 80,000 निवेश करके नीता ने साझेदार हो गया। एक आ गया दोस्तों नीता, ये जो है 80,000 निवेश किया है। समझ गए, 1 वर्ष के अंत में जो है 18,000 का लाभ हुआ है। ठीक है, तो नीता जो है 1 वर्ष में 6 महीना ही रहा है, तो 6 महीना के लिए, और सरिता जो है 12 महीना के लिए रहा है, 12 महीना हो गया। ठीक है, 0 से 0 के खत्म, 6 और 2 12, 2 और 4 8 हो जाएगा। तो 5:4 के रूप में जो है यह निवेश किया है, तो लाभ भी इसी अनुपात में होगा। तो कहता है 18,000 के लाभ में सरिता का भाग कितना होगा, तो यहाँ पर सरिता दिया हुआ 5, सरिता कितना दिया 5, तो 5 तो टोटल 5 4 9 होगा, गुने में 18 कर दीजिएगा। ठीक है, 18,000, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों,
82 की ओर चलते हैं। कहता है नीता चाय के दो किस्म 180 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली और दूसरी 200 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 5:3 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, पहला जो है 5 केजी है और दूसरा वाला हो जाएगा 3 केजी हो जाएगा। ठीक है, 180 रुपये के दर से 5 केजी कितना हो, तो टोटल हो जाएगा 900, 18×5 टोटल 900। दूसरा 200 रुपया के दर से 3 केजी लिया है तो द्वितीय 600 रुपया हो जाएगा। टोटल कॉस्ट हम लगा चुके हैं दोस्तों 9 + 6 1500 रुपया। ठीक है, कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट, 9 6 15 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। अब कहता है मिश्रित करता है और 210 रुपया प्रति केजी के हिसाब से बेचता है, 210 रुपया प्रति केजी। टोटल 5 केजी है, इधर 3 केजी कितना हो जाएगा 8 केजी। तो 1/8 से इतना हो जाएगा। एसपी निकल गया दोस्तों। तो 1500 लगाया, 1680 रुपया कमाया। कितना प्रॉफिट हो रहा है देख रहे हैं, 180 का प्रॉफिट। 180 का 100 बटा में 1500 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, 12%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कहता है सुधा और उसके माँ का उम्र का योग 63 साल है। एक सुधा है दोस्तों, सुधा, और एक उसका माँ है। ठीक है, माँ, दोनों का उम्र का योगफल है कितना, 63 साल है। कहता है 4 साल पहले, 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले का रहा है सुधा की माँ। सुधा की माँ जो है सुधा की उम्र का 4 गुना, यानी सुधा का उम्र का जो है 4 गुना, माने माँ जो है सुधा की उम्र का 4 गुना। ये कब 4 गुना है, 4 वर्ष पहले है। अच्छा, इसमें जो वर्तमान आयु जो दिया हुआ है दोस्तों, इसमें 4 वर्ष घटा देते हैं। तो 4 वर्ष सुधा का, 4 वर्ष माँ का, 4 4 8 वर्ष, इसमें 8 वर्ष घटा दीजिएगा तो ये 4 वर्ष पहले वाला निकल जाएगा। समझ गए। इसको घटाते हैं दोस्तों तो कितना आता है देखिएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका आ जाएगा 55 आएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले ये भी निकल गया, 4 वर्ष पहले ये भी दिया हुआ है। समझ गए बात को। अब देखिए माँ बराबर दिया हुआ है सुधा गुने 4, माँ के मान धर दीजिएगा सुधा गुने 4, तो यहाँ पर सुधा हो जाएगा प्लस माँ के मान कितना है सुधा गुने 4, यानी 4 सुधा हो जाएगा। 4 सुधा बराबर में 55 हो गया। ठीक है, यानी 5 सुधा बराबर कितना हो जाएगा, 5 सुधा बराबर 55। ठीक है, तो बताइए दोस्तों सुधा के मान क्या निकल जाएगा, सुधा का मान निकल जाएगा 11 × 55 11 निकल जाएगा। समझ गए बात को। अभी 11 जो वैल्यू है, अगर 11 वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर दिया हुआ था माँ बराबर सुधा गुना 4 दिया हुआ, सुधा का मान आ गया है 11, तो यहाँ पर 11 गुना 4 करते हैं तो 11 चौका 44। ठीक है, ये 4 साल पहले 44 दोस्तों, तो वर्तमान में कितना होगा, तो इसमें 4 साल जोड़ देंगे तो 44 4 48 हो जाएगा वर्तमान में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिएगा। कहता एक ठेकेदार ने सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया है। 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समय से पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति को नियुक्त किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल 100 दिन का काम है, 90 व्यक्ति को नियुक्त किया है, 90 व्यक्ति को 40 दिन तक काम किया है दोस्तों, 90 गुना 40 कर दीजिएगा। कितना काम हुआ है, 1/3 भाग ही काम हुआ है। समझ गए, बराबर। अब कहता उसको पता चला 1/3 काम हुआ है, कहता समय से कार्य पूरा करने के लिए। अब बताए टोटल 100 दिन है, 100 में से 40 दिन कर लिया, कितना बचा, टोटल 60 दिन बचा है। ठीक है, कहता कितना व्यक्ति और अधिक को नियुक्त करना पड़ेगा। पहले 90 व्यक्ति था, कितना अधिक, यानी 90 मान लेते हैं X व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, तो 90 + X कर दिए। मान लिया कि X व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, यानी 90 + X व्यक्ति हो जाएगा। अब 1/3 काम हो चुका है, यहाँ पर कितना काम होगा बचा शेष, 2/3 काम हो जाएगा। ये 3 से 3 गया है ना, 20 × 60 हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, और 30 × 3 90 हो जाएगा दोस्तों। समझ गए, 30 दूना 60 बराबर में 90 और प्लस में x, अब y में 2 होगा दोस्तों। ये 2 देखें, 2 बचा हुआ है, तो 60 दूना 120, यानी x का मान कितना हो जाएगा 30, यानी 30 व्यक्ति को हम और नियुक्त करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 85 की ओर। ये एक काम को 70 दिन में कर रहा है, ये एक काम को 70 दिन में मतलब 1/70 काम करेगा। बी के बारे में कह रहा है दोस्तों कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो 1/70 हो गया, 40% कुशल है मतलब 140 बटा में 100 हो जाएगा। 70 दूना 140, 50 दूना 100, यानी 1/50 मतलब जो है बी जो है 50 दिन में काम करेगा। कई दिन में, 50 दिन में। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा। कहता एक साल की आबादी 4% बढ़ जाती है। यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 12 या 1,20,000 हो तो अंत में आबादी क्या होगा। सिंपल सा बात है, 4% बढ़ रहा है, एक वर्ष बढ़ रहा है दोस्तों, तो 1,20,000 के 4% निकाल दीजिए, तो 1,20,000 के 4% निकालेंगे तो कितना, वर्ष चौका 48, यानी 4800 बढ़ेगा।
ठीक है। तो 1,20,000 प्लस 4800, तो 4800 बढ़ा हुआ कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ, यहाँ देखिए 4800 बढ़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है, यानी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। एक पात्र में शुद्ध दूध है, उसमें 20% दूध के बदले पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है, तो तीसरी प्रक्रिया के बाद दूध क्या होगा। अच्छा, फार्मूला इसका पढ़े होंगे दोस्तों, P इंटू 1 माइनस R बटा P, पावर में n होता है। P के मान लेते हैं, P का मान 100% होता है, P का मान 100 मान लेते हैं, तो 100 इंटू कितना होगा, P इंटू 1 माइनस R के मान कितना 20%, 20 बटा में 100, और पावर में n के मान कितना 3 बार दोहरा रहा है, 3 बार कर रहा है, 3 हो गया। तो 100 इंटू कितना होगा 80 बटा में 100, और फिर 80 बटा में 100, और फिर 80 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 चौका 80, 20,2500, 20 चौका 80, 20,2500, समझ गए। और पापा 25 चौका 100 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा दोस्तों। अब 4 चौका 16 चौका 64, 64 गुना अगर 8 करेंगे दोस्तों, तो छोटी 8 चौका 32 के 2, हाथ में 3, और छोटी 48 3 51, यानी 512 बटा 10, मतलब क्या होगा दोस्तों 51.2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, क्या कह रहा है दोस्तों 88 नंबर में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कहता है सेव के मूल्य में 25% कमी आता है, तो ये ग्राहक 240 रुपया में 2 किलोग्राम सेव अधिक खरीदता है दोस्तों। 25% कमी आता है, सेव का मूल्य 240 रुपया है, ठीक है, और 25% कमी आता है, तो 240 का 25% क्या होगा दोस्तों, 240 का 25% निकाल दीजिए, तो कितना हो जाएगा है 25 चौका 100, 32, यानी 80 रुपया में जो है ये 2 केजी सेव अधिक खरीदता है, 2 केजी सेव, समझ गए। तो 2 केजी के दाम 80, तो 1 केजी का दाम कितना होगा दोस्तों, 1 केजी का दाम 40, समझ गए। तो सेव का घटा हुआ मूल्य, तो घटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा 40, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुआ है दोस्तों। अच्छा, थोड़ा गलती हुआ दोस्तों, 80 नहीं होगा, यहाँ पर 60 होगा, ठीक है। 25% 60 आता है, तो 2 केजी का दाम 60, तो 1 केजी का दाम 30 आ जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा गलत कर दिए थे, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 89 की ओर। कहता एक वस्तु को 16% लाभ पर बेच दिया गया, यदि उसे 200 रुपया अधिक मूल्य में बेचा जाता है, तो कहता है 20% का लाभ होता है। पहले 16% लाभ ले रहा था, अब कहा कि नहीं हम 20 लाभ लेंगे, तो बताइए कितना का अधिक लाभ हुआ, तो 16 और 20 में टोटल जो है 4% का अधिक लाभ हुआ, 4% अधिक के बराबर हुआ 200 रुपया, ठीक है। तो कहता लागत मूल्य 100% होता है, तो क्या इस 4 को 100% बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, 25 से गुना कर देंगे, तो 25 गुना कर इधर, तो इधर भी 25 कर देते हैं, तो 100% के मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50, 5000 हो जाएगा। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 90 की ओर। कहता रमन ने 25 रुपया में 20 के भाव से कलम खरीदता है, 25 रुपया में जो है 20 कलम खरीदता है, ध्यान दीजिएगा, और 18 रुपया में 15 के भाव से बेचता है, 18 रुपया में जो है 15 के भाव से बेच देता है, ठीक है। हम ऐसा करते हैं दोस्तों कि हम दोनों के समान हम बराबर कर लेते हैं, तो समान बराबर कर लें, तो यहाँ पर देखिए इसको अगर हम 4 से गुना करते हैं, इसको 4 से गुना करते हैं, तो इधर भी 4 से गुना कर रहे हैं, है ना। 4 से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसको हम 3 से गुना करते हैं, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, हो गया ना। अब देखिए 20 या 60 यहाँ भी हो गया, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, यहाँ देखिए 60, मतलब समान जो है इक्वल हो गया, हमें इक्वल हो गया। तो 25 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, आधा 18 चौका 72, देखिए 3 रुपया का यहाँ पर लॉस हो रहा है, 3 रुपया का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो 3 गुना 100 बटा में कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 73, मतलब 4% की हानि हो रहा है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिएगा, इसको तो याद रखिए दोस्तों तो बेहतर होगा, नहीं तो अपने मन से मान पुट करके हल कर सकते हैं। कहता n एक धन पूर्णांक हो, x पावर n माइनस ए पावर n, पूर्णतः x प्लस ए से विभक्त होगा। तो कहता है n के मान किस संख्या के लिए, तो n के मान होगा सम संख्या के लिए, n का मान क्या हो जाएगा सम संख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 92 सरल करना है दोस्तों, इसको तो आप हल कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 93 को देखिएगा दोस्तों, इसको भी हल करने के लिए लेकिन बताते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या दिया हुआ है देखिएगा, 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 3, अब बटा में दिया दोस्तों रूट 3, और प्लस में रूट
2 दिया हुआ है, समझ गए बात को। अच्छा ऊपर से जो है यहाँ से जो है हम √6 कॉमन ले ले दोस्तों, कोई दिक्कत होगा? तो यहाँ से हम √6 कॉमन ले लेते हैं। तो √6 जैसे हम कॉमन लेंगे दोस्तों तो क्या बचेगा यहाँ पर मालूम है? यहाँ पर √3 बच जाएगा, माइनस में √2 बचेगा, अब बटा में √3 अब प्लस में √2 हो गया। अब इसको तो हल करने आप लोग को आता होगा न, है ना? तो इसको हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ प्लस में है तो ऊपर जो है माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3 या माइनस में √2, इधर √3 या माइनस में √2, समझ गए बात को। अब इसको हल कीजिए, ऊपर में √6 था, इधर a माइनस बी, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? 3 और 2 5 और माइनस में 2√6 हो जाएगा। अब बटा में 3 में से a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा नीचे, यानी 3 में से 2 गया 1 बचेगा, है ना। बराबर में क्या होगा दोस्तों? बराबर में दिया हुआ a प्लस b√6, a प्लस में b√6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गुना कर दिए, ठीक है। तो गुना करने पर क्या हो जाएगा? 5√6, अब माइनस में 6 दूनी 12 हो जाएगा, बराबर में a प्लस में b√6 हो जाएगा। b√6 का वैल्यू हो जाएगा 5√6 हो जाएगा। तब बताइए b का मान क्या निकल जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। a का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? माइनस में 12, a का वैल्यू माइनस में 12, तो देख लीजिए a का वैल्यू माइनस में 12, b का वैल्यू में 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 54 की, सॉरी 94 की ओर। एक बांस का 1/5 भाग हरा, 1/4 भाग लाल, 1/3 भाग पीला है, ठीक है। शेष भाग का 65 सेंटीमीटर बिना रंग का है, तो बांस की लंबाई क्या होगा? अच्छा नीचे 5, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60, टोटल हम 60 मान लेते हैं। टोटल कितना मानते हैं? टोटल को 60 मान लेते हैं। अब 60 का 1/5 कितना होगा? 60 का 1/5, 60 का 1/5 12 हो जाएगा, ठीक है। 60 का 1/4 कितना होगा दोस्तों? 15 हो जाएगा। 60 का 1/3 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बताइए कुल को जोड़िए, 20 प्लस 15 प्लस में कितना? 12 कितना होगा? 35 और 12 47, टोटल 47 हुआ दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो है 60 दिया हुआ है, तो शेष कितना बच गया? तो शेष मेरे पास बच गया 13, ठीक है। शेष कितना बच गया? 13 दोस्तों, सॉरी 13 हो जाएगा। यहाँ पर शेष दिया हुआ 65, तो 65 के तुलना में कर देंगे 13 से, और टोटल बांस की लंबाई कितना हो? टोटल 60 आ रहा है, तो 60 से गुना कर देंगे। 13 × 5 = 65 और 6 × 5 = 30, यानी टोटल 300 सेंटीमीटर बराबर में 3 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है एक भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है, भिन्न को हम x/y मानते हैं। कहता हर 4 अधिक है, 4 अधिक कर दिए। यदि अंश में 7 जोड़े, यदि अंश में x/y 7 जोड़े तो कहता यह जो है 1 से अधिक होता है, ये संख्या जो है पूरा 1 से अधिक हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये 3 हुआ अंश और नीचे 7 हुआ हर, देखिए तो 4 अधिक हो रहा है, देखिए तो प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही है, तो हर है। इसमें कितना अधिक हो रहा है दोस्तों? इसमें 5 अधिक हो रहा है, तो गलत हो गया। इसमें दोस्तों 2 अधिक हो रहा है, ये भी गलत हो गया। इसमें कितना दोस्तों? इसमें 3 अधिक हो रहा है, ये भी गलत हो गया। तो किसमें 4 अधिक किसमें हो रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में ही हो रहा है, बाकी कुछ करने से कोई मतलब हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा दोस्तों, कोण AOC का मान 100 दिया हुआ है दोस्तों, हमें निकालना है कोण बी, निकालना ए वाला कोण DBC या फिर CBD कह सकते हैं, CBD है ना। यहाँ पर सेंटर ओ दिया हुआ है, यहाँ से हम एक जो है लाइन खींचते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लाइन दिख रहा है, ये परिधि पर ले लीजिए, यही चाप से ए और सी को चाप मान लेते हैं, इसी से ऊपर लिए। तो जब ऐसा करते हैं दोस्तों, जब एक चाप से जो है, एक चाप से जब सेंटर और परिधि पर कोण बनता है, तो सेंटर वाला कोण जो है परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, या फिर कह सकते हैं परिधि पर का जो कोण बनेगा ना, सेंटर वाला कोण का आधा होता है। तो ये बताइए 100, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला कोण 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बात को। यहाँ पर हम कुछ देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि देखिए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बन गया, देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, कैसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए दिख रहा है, ये देखिए। तो ये दोनों कोण, सम्मुख कोण का योगफल कितना होता है? 180, तो ये 50 से कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो जब 130 हो जाएगा, अब देखिए एक रेखा पर जो है, यहाँ पर एक रेखा है दोस्तों, एक रेखा दिख रहा है, इस पर देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, तो 130, तो ये कितना बचेगा दोस्तों बता सकते हैं? तो ये 50 बच जाएगा। तो कोण CBD का मान कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 97 की ओर हल कीजिएगा। देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर दिया, क्या होता है? 2 × a² प्लस में b² होता है। यहाँ पर a² प्लस b² नीचे देखो दिया हुआ है, तो ऊपर नीचे कटेगा तो क्या बचेगा? 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, एक क्लब में 108 सदस्य है, उसमें से 2/3 पुरुष है। 108 का 2/3 कितना होता है दोस्तों? 108 का 2/3 होता है, कितना होगा बता सकते हैं?
36 थी या 36 दूना, यानी पुरुष की संख्या हो जाएगा 72। समझ गए, पी से पुरुष लिखे दोस्तों, पी से पुरुष। तो 2/3 कितना हो जाएगा 72 108 का। शेष महिला, महिला कितना होगा दोस्तों बता सकते हैं? महिला हो जाएगा दोस्तों 1/3 मतलब 36 हो जाएगा महिला। समझ गए बात को? 36 कितना महिला हो जाएगा। 9 महिला को छोड़कर शेष सभी जो विवाहित है, इसमें 9 महिला छोड़ दीजिए, 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 27। समझ गए, इन 27 जो है विवाहित है, तो विवाहित महिला की संख्या कितना हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 99 की ओर। कहता है एक धनात्मक संख्या उसके व्युत्क्रम का योगफल। एक धनात्मक संख्या को हम x मान लेते हैं, इसके व्युत्क्रम मतलब 1/x का योगफल किया हुआ है। कहता उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर इसी संख्या के यानी x माइनस 1/x का अंतर किया दोस्तों, से 3 गुना कर देते हैं, बस खत्म कहानी। अब इसको x प्लस में 1/x, इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए दोस्तों। हल करने में क्या है, इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बटा में एक्स बराबर में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 1 बटा में एक्स इंटू में 3 हो जाएगा। एक्स से एक्स कट गया दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बराबर 3x स्क्वायर पर माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 2 आ जाएगा, एक्स का मान निकालिएगा तो रूट 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 100 की ओर चलते हैं। किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या इतना है, 2 क्रमिक वर्ष 25% और 50% वृद्धि होता है, और तीसरा वर्ष कह रहा है कि 68% कमी होता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो जाएगा। बड़ा सिंपल है दोस्तों, क्या करना है, टोटल जनसंख्या दिया हुआ 13630। पहला वर्ष जो है 25% बढ़ रहा है, मतलब 125/100 से गुना कर देते हैं। दूसरा वर्ष 50% बढ़ रहा है, मतलब 150/100 से गुना कर रहे हैं। तीसरा वर्ष 68% कमी आ रहा है, कमी का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 में से घटाएंगे 68 तो 32 हो जाएगा ना, बटा में 100 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, राइट आंसर मिल जाएगा 50 तिया 50 दूना 25 25 25 चौका 100 हो गया ना। 4 दूनी 8 और 8 चौके 32, 4 हो जाएगा। समझ गए बात को? 5 से काटते दोस्तों 20 25 100 हो गया। एक जीरो से इधर एक जीरो कट गया दोस्तों, और 2 और दूना 4 हो जाएगा, तो 106 और 3 बच गया, गुना में 3 और दूना 6 बच गया, तो छोतिया 18 36 और 1 37, लास्ट में 78 दोस्तों, लास्ट में 78 यहाँ आ रहा है केवल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लास्ट में 78 वाला। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 101 आते हैं दोस्तों, रीजनिंग की ओर चलते हैं। इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसको देखिए 24 को जो है 3 से डिवाइड किया गया है, तो 3 या 24 8 आ रहा है दोस्तों। इसमें अपने मन से जो है 2 जोड़ दिया गया है, 2 जोड़ दिए हैं। इसको भी जो है डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, डिवाइड करने पर 16 आएगा, 16 प्लस में 2 जोड़ दिए हैं तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा आ रहा है दोस्तों, बताइएगा। 7 से कट रहा है दोस्तों, 7 से 19 सत्य 33 से ये हो रहा है, ठीक है, तो 19 हो रहा है, आप प्लस में 2 करेंगे तो 21 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 133 को 7 से काटेंगे तो 19 आएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 102 की ओर, कुछ दिया हुआ दोस्तों, इसमें कहता है मछुआरे कितने लोग हैं। मछुआरा कहाँ है दोस्तों, आयत जो है मछुआरा को दर्शाता है, ठीक है, तो आयत यहाँ पर देखिए, आयत मछुआरा को दर्शा रहा है, तो आयत के अंतर्गत 3 है 2 है 4 है 1 है, जोड़ दीजिए 4 3 7 दोनों 1 10, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या किया गया दोस्तों, बता सकते हैं आप। दोनों के गुना कीजिए, यानी 5 गुने 7 कीजिए, कितना होगा दोस्तों, 5 गुने 7 करेंगे तो 5 गुने 7 करेंगे तो 35, अब 35 को जो है 4 से गुना करते हैं दोस्तों तो कितना आता है 140 आ रहा है, ठीक है। इसको यहाँ भी देखिए 6 गुना 4 करते हैं तो 24 और 24 चौका 96, तो इधर देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो 9 गुना 2 करते हैं, 9 गुना 2 करते हैं तो 18 आता है, अब प्लस में 18 गुना 4 करते हैं तो कितना आता है 72 आता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 104 की ओर, सभी फूल नारंगी है, देखिएगा जी सभी फूल है ना, इन नारंगी है, फूल सभी फूल जो है नारंगी के अंतर्गत है, नारंगी के अंतर्गत हो गया। कुछ नारंगी लाल, कुछ नारंगी रंग है, कुछ नारंगी जो है न रंग हो जाएगा, ठीक है। सभी रंग चमकीला है, सभी रंग जो है ना चमकीला के अंतर्गत है, चमकीला, चमक कर देते इसको चमकीला हो गया ना। कहता कुछ नारंगी फूल है, कुछ नारंगी जो है फूल है, बिल्कुल है कुछ नारंगी फूल। सभी रंग नारंगी है, सभी रंग नारंगी है लग रहा है दोस्तों, नहीं, कुछ अगर रहता दोस्तों तो ये भाग नारंगी हो रहा है कि नहीं, लेकिन सभी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर केवल एक, मतलब निष्कर्ष एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 105 की ओर,
कुछ आम सेव है, कुछ आम जो है ना, कुछ आम जो है, आम के कुछ भाग सेव है, आम के कुछ भाग सेव हो गया। सभी सेव अंगूर है, सभी सेव जो है ना अंगूर के अंतर्गत है, अंगूर के अंतर्गत हो गया। कोई नाशपाती आम नहीं है, कोई नाशपाती जो है आम नहीं है, नाशपाती, नाशपाती जो है आम नहीं है। कहता कुछ अंगूर आम है, कुछ अंगूर जो है आम है, बिल्कुल कुछ है, देख इतना भाग जो है ना आम हो रहा है, ये सही है। कोई अंगूर नाशपाती नहीं है, कोई अंगूर जो है ना नाशपाती नहीं है। अब है या नहीं है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी केवल और केवल एक निष्कर्ष निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 106 की ओर। कथन में दिया हुआ कुछ कूलर मिक्सचर है, कुछ कूलर जो है ना, कूलर का जो है कुछ भाग जो है मिक्सचर है, मिक्सचर है, ठीक है। कुछ मिक्सर जो है कैंची है, कुछ मिक्सचर क्या है दोस्तों, कैंची है। कुछ कैंची चाकू है, कुछ कैंची चाकू है, ठीक है, कुछ कैंची चाकू है। अब कह रहा है कुछ चाकू मिक्सचर है, कुछ चाकू जो है मिक्सचर है, क्या मिक्सचर को चाकू से कोई डायरेक्ट संबंध है, नहीं दिया हुआ है, तो हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। कुछ कैंची कूलर है, कुछ कैंची जो है कूलर है, कुछ कैंची कूलर, क्या कैंची कूलर से कोई संबंध दिया हुआ है डायरेक्ट में, नहीं दिया हुआ है, ये भी गलत हो गया। कुछ चाकू कूलर है, कुछ चाकू जो है कूलर कर रहा है, कोई संबंध है दिया हुआ डायरेक्ट, नहीं दिया हुआ, ये भी गलत हो गया। तो सभी के सभी कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की ओर चलते हैं। 107 में क्या कह रहा है, कहता एम का विवाह एन से हुआ है, मतलब एम और एन जो है पति पत्नी है, कौन पति है और कौन पत्नी है ये हमें मालूम नहीं है अभी, ठीक है। कहता यू का बेटी एन है, यू का बेटी, यू का जो बेटी हुआ एन हुआ, बेटी एन हुआ, मतलब माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस थी क्या हो जाएगा, प्लस में मतलब पति हो जाएगा, है ना। तो पति पत्नी दिख गया। यू का विवाह एस से हुआ है, यू का विवाह जो है एस से हुआ, मतलब यू और एस पति पत्नी है। पी का बहन एस है, पी का बहन, पी का जो सिस्टर हुआ एस हुआ, पी का सिस्टर क्या हुआ एस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, है कि नहीं। कहता है क्यू का बेटा पी है, क्यू का बेटा, क्यू का बेटा क्या है दोस्तों, बेटा पी है, ये प्लस हो गया, है कि नहीं। तो कहता है एस की माँ जो है आर है। अच्छा उतना हमें ले जाना है, दो यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है कि एन और क्यू से क्या संबंध है, बाकी सबको मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर एन हो गया, है ना, यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, देख रहे इससे संबंध मांग रहा है ना। तो इसका बेटा पी है, इसका जो है बेटा पी हुआ, इसका जो है सिस्टर हो गया, है ना, इसका सिस्टर, और ये दोनों जो है पति पत्नी है, इसका बेटी हो गया। इसका मतलब क्या होगा मालूम है दोस्तों, मतलब जो है बेटी का बेटी, इसका बेटा और इसका जो सिस्टर, मतलब इसका बेटी हो गया, और इस बेटी का जो बेटी हो गया, है ना, क्यू का बेटी यस और यस का बेटी एन, मतलब बेटी का बेटी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 108 की ओर देखिए दोस्तों, देखिएगा क्या कर रहा है दोस्तों, और इसको तो ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा दोस्तों, कहता कौन सा विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी लेके चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिख लेते हैं, ए, सॉरी दोस्तों, फिर बी सी डी, ठीक है, यहाँ पर हच दिया हुआ है और यहाँ पर एंड दिया हुआ है। अच्छा ये हच का अर्थ क्या होता है, हच का अर्थ हो रहा है पत्नी है, यानी इसका पत्नी हो गया, ठीक है, पत्नी माइनस में ये पति हो जाएगा, पत्नी वाइफ हो गया। एंड का अर्थ हो रहा है दोस्तों पिता, इसका पिता हो गया, पिता मतलब फादर, ठीक है। और इसका मतलब हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब क्या हो रहा है देखिएगा, मतलब भाई का बेटा, मतलब इसका जो है इसका भाई का बेटा हो गया, ठीक है, भाई का बेटा, तो इसका बेटा भी कर सकते हैं हम, भाई का बेटा है ना, बेटा कर सकते हैं, ठीक है। तो कहता है बी जो है डी का ससुर है, क्या बी जो है डी का ससुर है, देखे तो बी जो है डी का ससुर, इसका पिता ये हो गया, मतलब इसका जो है बेटी हो जाएगा ये, और बेटी का जो पति होगा क्या हो जाएगा, इसका दामाद, तो इसका मतलब क्या बी जो है ससुर बिल्कुल हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 109 की ओर, ठीक है। 109 देखते हैं दोस्तों, 109 में क्या कर रहा है, पिंक को लिखते हैं 15, पेंट को लिखते हैं 24, तो इसका क्या लिखिए, अच्छा पिंक में टोटल 4 वर्ड है दोस्तों, तो 4 के स्क्वायर कर दिए कितना होगा 16, और 16 में से एक घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर पेंट में 5 वर्ड है दोस्तों, तो 5 के स्क्वायर 25, अब 25 में से एक जाएगा 24 हो जाएगा। इसमें कितना वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है, तो 8 के स्क्वायर 64, 64 में से एक गया कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा दोस्तों, 63 ऑप्शन नंबर 1।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलना है। कहता है DRAPE को इतना लिखते हैं, TAPED को इतना लिखते हैं, तो R का कूट क्या हो जाएगा? देखिए R जो है केवल एक ही में है, सबका कूट लिखा हुआ दोस्तों। D का 6 बनाया है, R का 5, A का 4 और P का 3, इस तरह से कूट लिखा हुआ है। तो देख रहे हैं R जो है, R केवल जो है फर्स्ट वाले रो में, सेकंड वाले रो में नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में मिला करके देखिए कौन सा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए 6 यहाँ है तो 6 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में 6 दिख रहा है, 5 5 दोनों में है, 4 दोनों में है दोस्तों, 3 देखिए केवल एक में है, 3 केवल ऊपर वाला में है। ठीक है, तो इसका मतलब R का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है दोस्तों? 28 को जो है 7 से डिवाइड करो, या फिर 7 गुने 4 करते हैं तो कितना होता है 28, 14 गुने 4 करते हैं तो कितना होता है 56, A4 और A4 दोनों को जोड़ दीजिए, 4 + 4 कितना होगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। यहाँ पर 8 दिया हुआ है कि नहीं? उसी तरह यहाँ भी देखिएगा, 8 गुने 4 करेंगे 32 हो जाएगा, 12 गुने 7 करेंगे 84 हो जाएगा, तो 7 + 4 कितना होगा दोस्तों? 11, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कहता है क्यू को दर्शाने वाले फलक का विपरीत। आप जानते हैं दोस्तों, ए का विपरीत होता है @ क्यू का विपरीत होगा हच, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा? हच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 8 वाले फलक का विपरीत। ठीक है, 8 वाले फलक, 8 यहाँ दिख रहा है दोस्तों, हम आप देख रहे हैं सेम टू सेम, एक और एक जो है दोनों सेम फलक पर है, फलक में कोई चेंज नहीं है। तो जब ऐसा रहता है सेम फलक पर मिलता है दोस्तों, तो 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 8 का अपोजिट 2 हो जाएगा, 8 का अपोजिट 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब सेम कंडीशन रहेगा तब बताते हैं, अलग कंडीशन के हम नहीं कहेंगे अभी दोस्तों, जब आएगा क्वेश्चन तब बताएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है 6 घर दिया हुआ है ABCDEF। ठीक है, एक कुलनी में स्थित है, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है, ई के 60 मीटर दक्षिण में दिया हुआ है डी। ठीक है, डी और ई देखते हैं दोस्तों कहाँ है? ई देखिए, ई के 30 मीटर उत्तर में ए है, ई के 30 मीटर उत्तर में ए है। ठीक है, ए के 50 मीटर पूरब में एफ है, ए के 50 मीटर पूरब में एफ है। ठीक है, और एफ के दिया दोस्तों बी के 40 मीटर दक्षिण में, बी के 40 मीटर दक्षिण में एफ है, बी के 40 मीटर दक्षिण में एफ है। अब कहता है बी के 50 मीटर पश्चिम में सी है, बी के 50 मीटर पश्चिम में सी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा ए के संदर्भ में सी का स्थान क्या होगा? ए के संदर्भ में सी का स्थान, तो ए के ए से जो है उत्तर में सी है, कितना 40 यहाँ है तो 40 यहाँ भी हो जाएगा, तो 40 मीटर उत्तर में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है? टी, यहाँ पर भी दिया हुआ, प्लस में 2 किया हुआ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं 8 और माइनस में 2 किया हुआ है। ठीक है, फिर बीच वाला को सेम टू सेम छोड़ दिया, ई को ई ही रहने दिया है। फिर 13 अब में से 2 जोड़ा है दोस्तों, और अगला जो है 2 फिर घटाया गया, देख रहे हैं अगला 2 घटाया गया है, यानी +2 -2, बीच वाला स्थिर रहेगा, फिर +2 -2, तो बीच वाला स्थिर रहेगा, तो ओ जो है तो 15 और 2 कितना हो जाएगा? 17, मतलब क्यू हो जाएगा, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है। टी में से 2 घटे कितना होगा दोस्तों? आर हो जाएगा, तो क्यू और आर कहाँ है? क्यू आर एक ही में है ये दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अपना पूरा कीजिएगा दोस्तों, टाइम आपको लगेगा भाई, तो नुकसान आपको होगा, इसलिए पूरा नहीं करना है, मिल गया मार दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, क्या किया गया है बताइएगा इसको। ए में जो है 1 जोड़ा गया है, बी हो जाएगा। अब 1 जो है घटाया गया है, माइनस में 1 हो जाएगा। अभी देखें तो 13 और प्लस में 2 किया गया दोस्तों, और प्लस में 2 किया गया है। ठीक है, फिर माइनस में देखिए 2 किया गया है, यानी कहने का मतलब एक बार +1 फिर -1, +2 -2 किया गया है। ठीक है, जरा यहाँ देखते हैं, +1 करते हैं तो 18 और 1 19, यानी एस हो जाएगा। अगला क्या होगा दोस्तों? डी हो जाएगा, एस और डी, एस डी सब में दोस्तों। ठीक है, अगला जो है 2 जुट रहा है दोस्तों, तो 19 में से 2 जोड़ेंगे तो 21, यानी यू हो जाएगा, एस डी यू देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है और भी है दोस्तों। ठीक है, और 21 में से 2 घटेगा तो 19, एस आ जाएगा। ठीक है, तो एस डी यू एस यहीं पर केवल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 की ओर, यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों 9 अब प्लस में 3 कर रहा है। ठीक है, आई +3 करेंगे तो एल हो जाएगा। 19 अब प्लस में फिर 3 कर रहा है, तो यानी एस प्लस में 3 कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 प्लस में 2 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्लस में 2 कर रहा है, यानी +3 + 3 फिर +2 कर रहा है।
तो 11 प्लस में 3 करेंगे तो कितना होगा 14, मतलब एन हो जाएगा लास्ट में। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक प्लस में 3 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 4, यानी डी। लास्ट में डीएन कहीं मिल रहा है लास्ट में डीएन एक क्यों मिल रहा है दोस्तों, डीएन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा लास्ट में डीएन। क्वेश्चन नंबर 18, ये सब आप खुद बनाइएगा दोस्तों। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 19 देखिएगा, 19 का डी, 20 का डी, 21 देखिएगा दोस्तों, 21 का भी डी हो रहा है दोस्तों। 22 का आते हैं, 22 का 1। अगर 23 में देखिएगा, कहता है पी ओ डब्ल्यू डी ई आर एस, इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कहता है कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो व्यवस्थित कर देते हैं। पहले इसमें कौन सा आएगा, पहले तो डी आ जाएगा, नहीं डी के बाद ई आ जाएगा, पहले डी आ जाएगा, डी के बाद ई आ गया। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, डी ई। उसके बाद आ जाएगा ओ, फिर पी, ओ पी हो गया दोस्तों। फिर क्या आएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, फिर एस डब्ल्यू, आर एस डब्ल्यू। क्या कोई इसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, कोई भी जो है स्थान जो है परिवर्तित, मतलब कहने का मतलब सभी स्थान परिवर्तित है, अपरिवर्तित कोई भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नन ऑफ दीज, कोई भी जो है स्थान मतलब अपरिवर्तित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। 124, इसको आप हल कीजिएगा, सेम टू सेम है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 125 देखते हैं दोस्तों। 125 में क्या किया गया है, यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों, जे का होता है 10, आप प्लस में 4 कर रहे हैं 14 हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस में 4 6 हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 21 प्लस में 4 हो रहा है। यहाँ पर देखिए 8 प्लस में 2 हो रहा है दोस्तों, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये अलग है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 की ओर। 26 में क्या कर रहा है दोस्तों, भिन्न अक्षर को चयन करना, इसमें भी तो चयन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एस और भी में देख रहे हैं दोस्तों, एस और भी में कितना हो रहा है, प्लस में 3 हो रहा है, प्लस में 4 3 7, प्लस में 3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस में 3 हो रहा है, यहाँ पर देखिए प्लस में 2 हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिएगा। 127 में क्या किया गया दोस्तों, बता सकते हैं आप। इसमें देखिए फिर देखो, 13 प्लस में 1 14 हो रहा है, प्लस में 1, यहाँ पर प्लस में 1 हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्लस में 1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस में 2 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ये तो क्रम में बैठाना दोस्तों। पहले पत्ता को खाएगा लार्वा, लार्वा को पक्षी खाएगा, और पक्षी को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, मतलब 4 3 5 1 2, 4 3 5 1 2, ऑप्शन नंबर डी। 29 देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार बैठाना है, और बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कितने वर्णमाला है, तो बैठा के देखते हैं पहले, है ना। तो पहले आ जाएगा दोस्तों ई, तो ई आ जाएगा, लिखते हैं। ई के बाद क्या आएगा बताइएगा, ई के बाद आएगा दोस्तों के के बाद क्या आएगा, के के बाद एन आ जाएगा, एन के बाद क्या आएगा दोस्तों, एन के बाद ओ, और ओ के बाद दोस्तों, ओ के बाद आर, आर आएगा ना, आर, फिर टी, फिर डब्ल्यू हो गया। अब कहता है बाएं से चौथा, बाएं से चौथा कौन हो जाएगा, बाएं से चौथा ओ हो जाएगा, और दाएं से दूसरा, दाएं से दूसरा हो जाएगा टी। ओ और टी के बीच कितने अक्षर है, ओ के बाद पी क्यू आर एस, यानी 4 अक्षर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 अक्षर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 की ओर, कितने ट्रायंगल है, तो पहले इसमें काउंटिंग कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए इसमें जो है, तो इसमें 2 ट्रायंगल हो रहा है, 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, यानी 2 3 6 हो गया मेरे पास। ठीक है, एक ट्रायंगल देखिए दोस्तों इधर हो रहा है, दिख रहा है, और एक ट्रायंगल देखिए नीचे में हो रहा है, सेम टू सेम, तो 6 + 2 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 की ओर, क्या करा है दोस्तों, ये डायग्राम के अनुसार इसमें चेक करना कौन सा, वकील, माँ और बहन। वकील के कुछ भाग माँ भी हो सकते हैं, माँ के कुछ भाग बहन भी हो सकते हैं, बहन के कुछ भाग वकील भी हो सकता है, तो एक ही तो सही हो रहा है दोस्तों। इंजन, कार, पौधा, देखिए पौधा तो बिल्कुल अलग है, तो इंजन के कुछ भाग कार हो सकता है, ठीक है, यानी है ना, लेकिन पौधा बिल्कुल अलग है, तो गलत हो गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, 13 और 9 22, 9 का अंतर हो रहा है, इधर 11 का अंतर हो रहा है दोस्तों, इधर 13 का अंतर, इधर 15 का अंतर हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो 45 6 51 10 61, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर देखिए दोस्तों 93 और 7, यानी 11 7 18 का अंतर हो रहा है दोस्तों। इधर देखते हैं दोस्तों, इधर हो जाएगा 8, इधर 2 28 का अंतर हो रहा है दोस्तों। फिर देखते हैं 18 का अंतर हो रहा है, अगला 28 का अंतर हो रहा है, फिर 18 हो जाएगा, फिर 28 का अंतर कर देंगे यहाँ पर, तो 28 3 31, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, 8 का अंतर हो रहा है, इधर देखिएगा दोस्तों
49 एक 50 यानी 16 का अंतर। इधर देखें 24 का अंतर हो रहा है ना, 24 का अंतर। इधर 32 का अंतर हो रहा है दोस्तों, इधर 40 का अंतर, तो इधर कितना होगा 8 16 32 40 8 6 48 का अंतर। तो 48 जोड़िएगा 8 1 9 और 6 4 10 यानी 209। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्या कर रहा है। कहता है गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर तय करता है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम किधर होगा दोस्तों, जैसे में हम एक बनाते हैं दोस्तों, ये देखिए दक्षिण पश्चिम किधर होगा, दक्षिण पश्चिम यही हो जाएगा है ना। तो दक्षिण पश्चिम, यहां से दक्षिण पश्चिम लेकर चलते हैं, ठीक है। दक्षिण पश्चिम गया, फिर वहां से पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ से पूरब की ओर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 8 मीटर हो गया, इधर 20 मीटर हो गया। उसके बाद उत्तर पूरब की ओर 8 चलता है, उत्तर पूरब की ओर 8 चलेगा, उत्तर पूरब इधर हो जाएगा, 8 मीटर चलेगा। उसके बाद कहता है दोस्तों पश्चिम की ओर 6 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर जो है 6 मीटर चलता है, पश्चिम की ओर 6 चलेगा। और उसके बाद वहां से उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर चलता है, उत्तर पूरब किधर होगा, उत्तर और पूरब इधर हो जाएगा ना, तो उत्तर पूरब की ओर 2 मीटर चलेगा, इधर 2 लेकर चलते हैं। अब कह रहा है दोस्तों फिर जो है पश्चिम की ओर 4 चलता है, यहाँ से पश्चिम की ओर फिर 4 चलेगा, समझ गए। उसके बाद फिर जो है दक्षिण पश्चिम 2 चलता है, दक्षिण पश्चिम क्या 2 चलता है, 2 चलेगा। फिर देखिए यही लाइन में आ गया, ठीक है, लाइन देखिए ना, यही लाइन में आ गया, ठीक है, यही लाइन में आ गया ना। तो कहता है अब जो है और यहाँ पर रुकता है, अब कहता है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, कहने का मतलब ये दूरी जो कितना बच रहा है। तो टोटल ये डिस्टेंस 20 दिया हुआ है, 20 में तो यहाँ पर 6 चला है, यहाँ पर 4 चला, 6 4 10, अब कितना शेष बच गया 10। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। यहाँ पर देखिए एन यू का दिया हुआ, यू एन उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो एफ आई का क्या हो जाएगा, आई एफ हो जाएगा। आई एफ देखिए सब में दिया हुआ दोस्तों। अच्छा यहाँ पर लास्ट में ई आर, ई आर का क्या हुआ आर ई, ठीक है। यहाँ भी देखो ई आर, तो आर ई सब में दोस्तों फिर गड़बड़ हो गया। आगे देखिएगा एम का अपोजिट एन दिया हुआ, एम का अपोजिट एन और बी का अपोजिट बाई दिया हुआ है, देखिए। तो एन का अपोजिट हो जाएगा एम और जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, यानी बीच में आ जाएगा एम और टी। एम टी कहाँ दिख रहा है बताइएगा, देखिए एम टी बीच में यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 37 की ओर। 37 में क्या कह रहा है दोस्तों बताइएगा। यहां पर हम देख रहे हैं दोस्तों कि क्या दिया गया, देखे तो आई, इधर जी में देखिएगा आई और जी में कितना अंतर हो रहा है दोस्तों, माइनस में 2 हो रहा है, ठीक है। आई और जी में अंतर कितना हो रहा है, माइनस में 2। इधर जे और क्यू, जे और क्यू देखिए अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, अपोजिट है दिया हुआ है जे और क्यू। यहाँ डी और डब्ल्यू देखिए अपोजिट दिया हुआ है, क्या के और पी अपोजिट है, गलत हो गया। एस और एच अपोजिट दिया हुआ है दोस्तों, ये तो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा क्या दिया हुआ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए 19 अब प्लस में 4, प्लस में 4 हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों 12 अब प्लस में 3 हो रहा है। यहाँ पर देखिए तो 18 प्लस में 4 हो रहा है। अगर ये दोनों में देखिएगा तो अब प्लस में 4 हो रहा है, केवल इसी में 3 हो रहा है प्लस में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्लस में 3 वाला। उतना करने से मतलब ही नहीं दोस्तों, जितना में आंसर आ जाए वही काफी है, ठीक है। इसको आप कीजिएगा दोस्तों, एक हम बताए हैं, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ये हल्का है तो हल्का वाला आप कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कहता कोई एफ ए नहीं है, कोई एफ जो है ए नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। कोई ए एक के नहीं है, कोई ए जो है के नहीं है, ठीक है। कहता कुछ एफ के नहीं है, कुछ एफ जो है के नहीं, क्या इससे कोई संबंध दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, गलत हो जाएगा। कुछ के ए है, ए और के में संबंध दिया हुआ है, तो कुछ के ए है चाहे कुछ ए के है, कुछ कहता कुछ के ए नहीं है कुछ के ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि दिया हुआ है कुछ ए जो है के नहीं है, तो इसका मतलब कुछ के भी ए नहीं है कि नहीं। तो 2 नंबर सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 सही कर रहा है। 41 देखिए दोस्तों, 41 में क्या कर रहा है, प्रतिबिंब दिया हुआ इसका उल्टा करना है। अच्छा जब इसको प्रतिबिंब के करेंगे दोस्तों तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल किधर हो जाएगा, ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, है ना। तो देखिए इस तरह ट्रायंगल कहाँ है दोस्तों, एक यहाँ पर दिया हुआ है और किसी में नहीं दिया हुआ है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी ही दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 42 की ओर। 42 में क्या देख रहे हैं दोस्तों, 42 में देख रहे हैं यहाँ पर एक खाली दिया हुआ, या कहते हैं खाली दिया हुआ। यहाँ पर जब इसकी जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है तो सब में बूंदे बूंद जो है दे दिया जाता है, देखिए सब में बूंदे बूंद। तो यहाँ भी खाली दोस्तों, जब यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो बूंदे बूंद पड़ जाएगा, तो सब में जो है इसी में केवल ऑप्शन नंबर सी में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। इसमें देखिए यहाँ पर खाली दिया हुआ है ना, इसमें यहाँ पर खाली है,
इसमें तो अलग कहानी किया हुआ है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 की ओर चले। 43 में देखिए सब में देखो सिंगल आकृति दिया हुआ, सिंगल आकृति सिंगल, लेकिन इसमें देखिए डबल आकृति हो गई, एक इधर से हो गया दोस्तों, एक आकृति इधर, दो आकृति बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 की ओर देखते हैं दोस्तों। 80 में क्या हो जाएगा? 80 में हम देख रहे हैं दोस्तों कि नीचे जो है, कहने का मतलब यहाँ पर जो है हमें इस तरह का हमें चाहिए, तो इस तरह का हमें इसमें मिल रहा है दोस्तों, एक इसमें मिल रहा है। हम देख रहे हैं दोनों को दोनों सेम है दोस्तों, कोई अंतर ही नहीं खा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में कुछ मिसमैच किया है, समझ गए ना, थोड़ा सा कुछ अंतर है ही नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो पहले आ रहा है वही मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। कहता है कौन सा बॉक्स के समान नहीं है, प्रश्न आकृति कौन सा बॉक्स के समान नहीं, मतलब नहीं हो सकता, कहने मतलब इसको खोलने पर इस तरह से नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये भाट का अपोजिट होता है कौन? ए वाला होता है, ठीक है। इस तरह दिया हुआ, कोई आकृति नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए भाट का अपोजिट होगा तो भाट के बगल में जो है ये नहीं होना चाहिए, देखिए भाट के बगल में देखो ये आ रहा है, ये तो गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। कहता कौन सा बॉक्स मिसमैच नहीं करता है, तो केवल यही नहीं करता, बाकी सभी मैच हो सकता है, संभावना है, तो ऑप्शन नंबर बी कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो अपोजिट में होना चाहिए वो देखिए बगल में आ रहा है, ठीक है, ये तो कभी होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 46 की ओर। 46 में देखते हैं इससे कौन सा आकृति बना, ये तो आप कर सकते हो दोस्तों, इसमें सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ा भारी चीज नहीं था। 47 में देखिए दोस्तों, कहता है क्या हो जाएगा बता सकते हैं, तो ऑप्शन से मैच कीजिए। 1 5 8, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, क्या सही है? तो यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त है, बाकी पूरा वृत्त है, पूरा त्रिभुज है, अर्धवृत्त है, ये गलत हो गया। 1 3 6, 1 हो जाएगा, 3 और 6 क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ सिंगल है, बाकी सब में डबल आकृति है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। 1 3 6, फिर यहाँ पर 1 3 6 दिया हो दोस्तों, ये भी तो गलत हो जाएगा ना। 6 7 8, देखिए दोस्तों 6 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है, फिर 8, ये भी तो उसी तरह हो रहा है दोस्तों, ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, जरा ऑप्शन से हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 1 3 6 दे रहा है दोस्तों, 1 3 और 6, चलिए देखते हैं। 2 5 7, 2 5 और 2 5 7 कहाँ है दोस्तों? 7 हो गया, ठीक है, 2 5 7। फिर दिया दोस्तों 4 8 9, 4 8 9, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या किया गया है कि दो आकृति को डबल में लिया गया। देखिएगा दोस्तों फिर से एक बार हम करते हैं, ठीक है, एक बार फिर से चेक कीजिएगा। देखिए 1 3 6 है, यहाँ पर 1 3 और 6, देखिए दो आकृति सेम है, एक अलग है, ये तो पहला देख लिए दोस्तों। दूसरा में देखिए 2 5 7, देखिएगा 2 हो गया इधर, इधर 5 हो गया, और इधर देखिए 7, देखिए ये दोनों सेम हो रहा है आकृति लगभग में, है कि नहीं? अगर मिलाते हैं तो ये देखिए अलग हो रहा है। उसी तरह 4 8 9 भी है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 148 की ओर, क्या दिया हुआ है? 148 में देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला आकृति दिख रहा है ना, आकृति ये वाला इसमें कहां पर निर्देशित किया गया है? तो ये वाला हम देख रहे हैं दोस्तों कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से किया हुआ है, यहाँ पर डबल दिया हो दोस्तों, तो डबल इसमें दिया हो दोस्तों, यहाँ पर ये तो सिंगल है, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई जैसा खींचा हुआ, देखिए दोनों दो खींचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर खींचा हुआ है, नहीं खींचा हुआ है, इसमें खींचा हुआ है, नहीं खींचा, केवल बी में ही खींचा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर किताब में गलत दिया दोस्तों, इसका आंसर किताब में सी दिया हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा मिसमैच किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 लिखिए दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों 90 डिग्री जो है इधर रोटेट करना है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो आकृति दिख रहा है ना, ये वाला इधर हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति इधर बन जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसको जो है इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी ऑप्शन मिसमैच किया है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है। ऑप्शन नंबर 1 जानते कब होता है? ऑप्शन नंबर 1 तब होता है जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो मतलब जो इधर से इधर दिया हुआ है ना, जो इधर से अगर इधर रोटेट करता है 90 डिग्री, तब होता है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। लेकिन इधर क्लॉकवाइज करा, जब क्लॉकवाइज करेगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, 50 में क्या दिया हुआ है? कहता 7 5, 7 5 देखिएगा, इधर 7 ले आते हैं, इधर 5, वो हो रहा है दोस्तों 0 3 0 3 0, इधर 3 आर हो रहा है, आर भी है दोस्तों, 1 1 1 और 1, फिर आर हो रहा है दोस्तों, देखिए 1 1 में आर गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर 1 1 में जी दिया हुआ है, ठीक है, जी दिया हुआ है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में क्या 9 8 है, ठीक है,
इधर 9 हो जाएगा, इधर में 8 हो जाएगा। कहाँ पर कट रहा? ओ पर, ओ हो जाएगा। 0 3, इधर 0 हो गया, इधर 3 हो गया, आर पर कट रहा है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। 4 4, यहाँ पर 4 हो गया दोस्तों, यहाँ पर भी 4, जी पर कट रहा है तो जी हो जाएगा। 2 और 2, 2 और 2 देखिएगा, ए पर कट रहा है दोस्तों तो ए हो जाएगा। 5 और 8, 5 यहाँ पर हो गया और 8 यहाँ पर हो गया, एन हो गया, एन हो गया। ओ आर जी ए एन, देखिए ऊपर भी दिया हुआ ओ आर जी ए एन, यानी बिल्कुल सही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो ये सेट पूरा समाप्त हो गया दोस्तों, और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।